हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज सूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर अखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपहसालार की पदवियों से अपने को संतुष्ट रखा। तो याद रखिएगा, वो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, केवल मलिक और सिपहसालार के पदवियों से अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पे 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना के खेल यानी आधुनिक पोलो के भांति एक खेल था। तो चौगाना के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम, याद रखिएगा, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। ऐबक जो स्वयं गुलाम था, इसका गुलाम, तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वो बंदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोकर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियानों में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ आया था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। याद रखिएगा, चंगेज खां किसके शासन काल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। याद रखिएगा, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया।
इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के जो है चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल जो है उसी ने आरंभ किए और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से जो है खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत जो है स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्ण से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की दो शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में दो घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी जो है नियुक्त किए थे। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार अगर बात करें तो भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर उलजले हेग के अनुसार अगर बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिनका समय है 1236 से 40 ईस्वी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य के शक्ति को जो है सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया और इस प्रकार उसने इल्तुतमिश है इसके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। रजिया बेगम को जो है सताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, याद रखिएगा। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया को इनके विरुद्ध विद्रोह कर उसे जो है सत्ता से हटाया गया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलू खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी जो है इलबरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों के द्वारा जो है पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह जो है अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखूर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी के सूबेदार दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया और इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के राजगद्दी पर जो है आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो दो जो मुख्य विशेषताएं थी बलबन के राजत्व सिद्धांत की, पहला, सुल्तान का जो पद है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय जो उसका मतलब कि मुख्य विशेषता था, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को जो है उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत और खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, याद रखिएगा। और वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है।
बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की। सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार जो नौरोज है बड़ी शान शौकत के साथ मनाने का जो है प्रथा प्रारंभ की। नौरोज याद रखिएगा। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य अभियान दीवान अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपनी सेना जो है अपना सेना या सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। तो चलिए इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। तो आपको मालूम है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, डी ऑप्शन। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या सेकंड, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या थर्ड है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जो है जाना जाता है? लाख बख्श। सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्तान ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसकी या इसकी एक उपाधि कुरान खवा भी थी और ऐबक को साहित्य में जो है या साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदवीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ जो है समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी और इस तरह से डी आपका सही उत्तर है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है याद रखिएगा एक मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था तो आपको मालूम है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में जिसने योगदान नहीं दिया उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों जो है कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिए थे। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को जो है काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पे 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। प्रश्न संख्या 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ए ऑप्शन। इसके बाद देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने लाहौर जाकर जो है सत्ता ग्रहण की और 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी जो है कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु याल्दौज की तरफ से खतरा जो है बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। 7 नंबर है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है कैसे हुई आपको मालूम है। चौगाना के किरणा के दौरान जो है अस्त्र से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, डी ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगाना के खेल, जो कि आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है, घोड़े से चौगाना के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है।
प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? सही जवाब है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन। देखिए इल्तुतमिश, इनका जो समय है 1211 से 1236 ईस्वी, इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है शुरू की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? सही जवाब है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? सही जवाब है दिल्ली, डी ऑप्शन। 11 नंबर, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? सही जवाब है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन। 12 नंबर है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश, बी ऑप्शन। देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की, और इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? सही जवाब है इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहादार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से किया था। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान, ए ऑप्शन। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इनका समय 1236 से 40 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में जो है पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज के शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। 15 नंबर है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासन काल में आया था? सही जवाब है इल्तुतमिश के शासन काल में। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारेज में शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वो मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का जो है समाधान हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? सही जवाब है इल्तुतमिश। 17 नंबर है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो सही जवाब है इल्तुतमिश। 18 है, चंगेज खां के अधीन
मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। सही जवाब है इल्तुतमिश के शासनकाल में, सी ऑप्शन। 19 नंबर है, चंगेज खान का मूल नाम था, चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। याद रखिएगा, तेमुचिन। चंगेज खां का या चंगेज खान का मंगोल शासक था। चंगेज खान जो है एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में जो है एक अहम भूमिका निभाई थी। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। 20 नंबर है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सही जवाब है मलिक जानी को, डी ऑप्शन। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 21 नंबर है, रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? सही जवाब है तुर्कों का, सी ऑप्शन। रजिया बेगम को सताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। 22 नंबर है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी जो है इल्वरी तुर्क था। 23 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? सही जवाब है बलबन, बी ऑप्शन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। द्वितीय जो सिद्धांत थी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व या नियामत और खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति जो है ईश्वर से प्राप्त होती है और इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न जो है 24 नंबर, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? सही जवाब है बलबन, बी ऑप्शन। और 25 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को जो है शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारणार, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से जो है सुरक्षित करना चाहता था। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। सही जवाब है बी ऑप्शन। दोनों सही है किंतु एक की समुचित व्याख्या आर नहीं है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक जो है शासन किया था, ध्यान रखिएगा। और इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। सही जवाब है जिले इलाही की, सी ऑप्शन। देखिए, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्चतम जो है या उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत और खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल जो है पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। 27 नंबर है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत
को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब क्या है आपको मालूम है? याद रखिएगा, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था? सही जवाब है बलबन, सी ऑप्शन। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? सही जवाब है बलबन। देखिए, अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? सही जवाब है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन। देखिए, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उल्लू खा की उपाधि दी थी। जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उसने या अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? सही जवाब बलबन, ए ऑप्शन। देखिए, बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।